हेलो रोहन, वेलकम टू लाइटेक लंच कम्स। आज के सेशन में हम लोग हमारे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का 18 जुलाई 2021 को जो पेपर हुआ था उसका हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज के सेशन में हम लोग मेनली जो भी रिमेनिंग 60 क्वेश्चन है आउट ऑफ 120 क्वेश्चन वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है, ये पोस्ट कोड 849 के लिए जो 18 जुलाई 2021 को पेपर जो हुआ था उसमें आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिले थे। हमने पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन डिस्कस किए और पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन, ऐसे मिला के 60 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन से हम लोग जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है कंप्लीट 60 क्वेश्चंस हम लोग वो कवर अप करा देंगे। हालांकि जब हम लोग पेपर एनालाइज करते हैं इसमें कंप्लीट 119 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। हम लोग क्विकली गो थ्रू करेंगे सो दैट आपका ये पेपर आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। सॉलिड स्टेट डिवाइस में आपके पास क्या क्या आता है, उसमें आता है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ध्यान में रखना होगा, एग्जाम्पल क्या है सॉलिड स्टेट डिवाइस का, वो है हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रायोड, पेंटोड, थाइट्रॉन, ये सारी चीज़ें नहीं आती। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सारे ऑप्शंस को काफ़ी सारे आने वाले क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन सी यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ एनालाइज करके बता रहा हूँ, इस पेपर में काफ़ी सारी गलतियाँ हमें देखने को मिली थी रिगार्डिंग टू द आंसर की एज वेल एज रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन। काफ़ी सारे क्वेश्चन को हमें फिर से रिफ्रेम करना पड़ा, बट इस बात का आप ध्यान में रखिएगा जिन भी स्टूडेंट्स ने इस पेपर को दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन देखने को मिले थे। हालांकि हमने ऑलमोस्ट इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जामिनेशन में, अब हमारे जो प्रीवियस सेशन है उसमें हमने डिस्कस करा लिया। क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन विच हैज़। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। आइडियल वोल्टेज सोर्स में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस 0 रहता है। ठीक है, और आइडियल करंट सोर्स में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है इनफाइनाइट। काफ़ी सिंपल सा और ये प्रैक्टिकल सा एक क्वेश्चन आपको काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में एक कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है उसका। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा 0 हो जाता है इन केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ जंक्शन डायोड इट। देखिए, जब हम लोग फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं एक जंक्शन डायोड को, ठीक है, उस केस में क्या होता है, इसका जो पोटेंशियल बैरियर होता है, पोटेंशियल बैरियर दैट मींस क्या है, ये पी और एन जंक्शन के दो आपके सेमीकंडक्टर आपने मिक्सअप करा दिया एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर के। ठीक है, तो ये जो जंक्शन बैरियर रहता है यहाँ पे, ठीक है, इंटरनल जंक्शन बैरियर, जब आप इसको फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हो, ये मान लो पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव हो गया यहाँ पे। ठीक है, इट शुड बी लाइक दिस प्रॉपरली, मैं ड्रॉ करके होता था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस हमने इसको लगा दिया, तो इसके कारण क्या होता है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये हमारा डिक्रीज हो जाता है। अगर हम लोग इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये पोटेंशियल बैरियर उस तरीके से इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इट डिक्रीजेज द पोटेंशियल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, कंपेयर टू अ कॉमन बेस एम्पलीफायर द सी एम्पलीफायर। इसके लिए मैंने एक चार्ट आपको प्रेजेंट किया था, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन था, सेम आपको यहाँ पे देखने को मिला। कॉमन बेस एम्पलीफायर से कंपैरिजन में कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का क्या ज़्यादा रहता है, हाई रहता है, लो रहता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस में गिवन है, लोअर इनपुट रेजिस्टेंस नहीं, हायर आउटपुट रेजिस्टेंस नहीं, लो करंट एम्पलीफिकेशन, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हायर करंट एम्पलीफिकेशन विल बी द करेक्ट। दैट मीन्स कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में हायर करंट एम्पलीफिकेशन होता है एज कम्पेयर टू द कॉमन बेस एम्पलीफायर। एक आपको मैं चार्ट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, या फिर ये मैं आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा दूंगा सेम एज इट इज पेपर। ठीक है, उसकी आप चिंता मत करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका करंट एम्पलीफिकेशन जो है वो, ठीक है, करंट गेन है काफ़ी हाई एज कम्पेयर टू द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कॉमन कलेक्टर, इसमें मेनली आपको इनपुट रेजिस्टेंस आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, कॉमन बेस में क्या रहता है और कॉमन कलेक्टर में, और ये यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है, जैसे कि आपको कॉमन इमीटर में आपको पता है इनपुट और आउटपुट में हमारा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहता है। ठीक है, ये ऐसा काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एक एग्जामिनेशन के लिए, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, एन एम्पलीफायर सर्किट ऑफ अ वोल्टेज गेन 100 गिव्स अ आउटपुट 2 वोल्ट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, काफ़ी सिंपल से एम्पलीफायर का हमें वोल्टेज गेन दिया हुआ है 100। ठीक है, हमें आउटपुट कितना मिल रहा है गाइस, 2 वोल्ट। ठीक है, आउटपुट कितना मिल रहा है, 2 वोल्ट। तो हमें इनपुट वोल्टेज किस तरीके से निकाल पाएंगे, ठीक है, आउटपुट अल्फा या फिर हम लोग AV से निकालते हैं। ठीक है, तो गेन क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है 100, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, गेन है हमारा 100, आउटपुट है हमारा, ठीक है, 2 वोल्ट, तो इनपुट हमारा कितना होगा। ठीक है, तो इनपुट निकालेंगे 2 डिवाइडेड बाय 100 निकालेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आता है, 20 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, एन एम्पलीफायर ऑफ अ
पास बैंड 450 किलोहर्ट्ज टू 460 किलोहर्ट्ज विल बी नेम्ड एज। ठीक है, जो एम्पलीफायर का पास बैंड रहेगा 450 किलोहर्ट्ज से लेके 460 किलोहर्ट्ज के बीच में, उसको हम लोग ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर करके बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, सो नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन नंबर 67. The voltage gain of an amplifier is 100 volt. On applying a negative feedback with a beta B is equals to 0.03, its gain will reduce to what? ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, एक नेगेटिव फीडबैक अगर एम्पलीफायर लेते हैं तो उसका क्लोज लूप गेन क्या होता है, A इज इक्वल्स टू AOL अपॉन 1 प्लस AOL बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे AOL क्या है, ये हमारा ओपन लूप गेन है। ठीक है, AOL इंटू, और ये बीटा क्या है, ये गेन है हमारे फीडबैक का। तो हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, AOL ओपन लूप, यहाँ पे देखिए वोल्टेज गेन कितना है हमारे पास में, वो है 100। ओके, और बीटा का जो वैल्यू है वो है हमारा 0.03। तो इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते 100 अपॉन 1 प्लस 0.03 मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 2 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 0 प्लस ये डॉट पॉइंट डेसिमल पॉइंट, तो 1 देखिए 100 अपॉन 1 प्लस 3 विल बी 4। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 25। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। इसका गेन कितना रिड्यूस हो जाएगा, 25 तक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68. फॉर जनरेटिंग 1 किलोहर्ट्ज नोट द मोस्ट सुटेबल सर्किट, 1 किलोहर्ट्ज की नोट हमें जनरेट करनी, नोट का जनरेट करना, दैट मीन्स क्या है, एक फ्रीक्वेंसी बैंड या फिर अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी सैंपल हमें जनरेट करना है, कोई भी वेव शेप का हो। ठीक है, तो 1 किलोहर्ट्ज की नोट को जनरेट करने के लिए हम लोग मेनली वेन ब्रिज ऑसिलेटर को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69. द पर्पस ऑफ सिंक कंट्रोल इन अ CRO. CRO का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, सिंक कंट्रोल का जो फंक्शन होता है वो होता है टू लॉग द डिस्प्ले ऑफ द सिग्नल, टू लॉग द डिस्प्ले ऑफ द सिग्नल। दैट मीन्स जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, सिंक कंट्रोल आपने काफ़ी बार यूज़ किया होगा आपके लैब में। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन जो होता है आपका, उसको लॉक करने के लिए दैट मीन्स एक पर्टिकुलर लेवल पे हम लोग सिंक्रोनाइज करते हैं, दैट मीन्स उस डिस्प्ले को लॉक करते हैं सो दैट हम लोग उसको आसानी से रीड कर पाए। इसके रिलेटेड मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी है, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल इज यूज टू लॉक द डिस्प्ले ऑफ द सिग्नल, यहाँ पे मैंने मेंशन किया। ट्रेस कंट्रोल क्या होता है, फोकस कंट्रोल क्या होता है, ये सारे यहाँ पे मैंने इंक्लूड करके रखे। ठीक है गाइस, अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 70. बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 0.0625, ये मैंने आपको कवर कराया था। देखिए सिंपल है, इस 0.625 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी इक्विवेलेंट में। वो कैसा इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे, देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग सक्सेसिवली मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो सक्सेसिवली मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को बाय 2 से, दैट मीन्स 0.0625 इंटू 2 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1250। इसका इंटीजर पार्ट कितना आया, 0 आया। करेक्ट, यहाँ पे ये इंटीजर पार्ट होता है। तो हम लोग अगेन इस 0.1250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वी विल गेट 0.25। इसका भी इंटीजर पार्ट 0 आया। फिर देन अगेन 0.25 को विल मल्टीप्लाई बाय 2, वी विल गेट 0.5। इसका भी इंटीजर 0 है। जब तक कि हमारा 1 नहीं आता तब तक हम लोगों को करना है 0.5 इंटू 2 वी विल गेट 1। और यहाँ पे हमारा जो इंटीजर पार्ट, देखिए इसका इंटीजर पार्ट कितना आया, 1 आया डायरेक्टली। ठीक है, ये 1 आया, ये क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये इंटीजर पार्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0.0001 टू द बेस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71. काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था गाइस ये अगर आपको हेक्साडेसिमल कोड आपको पता है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेके F तक। मैं आपको इसके लिए सेशन भी सजेस्ट करूँगा, वो आप जाके देखिएगा। A0B5 हेक्स का जो ये रहता है बेस कितना रहता है, 16 रहता है। ठीक है, ऑक्टल का कितना रहता है, बेस 8, बाइनरी का 2, डेसिमल का 10, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है A0B5, ए का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है गाइस, ए दैट मीन्स होता है हमारा बाइनरी में 1010। ठीक है, देन वी विल राइट 1010। 0 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बाइनरी में, होता है 00, 4 टाइम्स 0। ठीक है, बी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बी दैट मीन्स क्या होता है 1011, और इसका डेसिमल में आता है वैल्यू 1।
तो हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 15 तक वैल्यूज रहती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। 5 को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, सिंपल है, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है। तो ये कहाँ पे आपके पास, ये है हमारे ऑप्शन सी में, आप इसको मैच करके भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा कन्वर्ज है। इसके लिए सेशन चाहिए होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको सेशन इसका सजेस्ट कर दूंगा, आप जाके देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द पैरिटी ऑफ अ बाइनरी नंबर, पैरिटी हम लोग किसको करते हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट इन द नंबर, ठीक है, इन द बाइनरी इक्विवेलेंट, उसको हम लोग कहते हैं पैरिटी। अगर वो पैरिटी, देखिए अगर ये हमारा नंबर ऑफ वंस ये ऑड आते तो वो पैरिटी, ठीक है, तो वो जाती है हमारे ऑड पैरिटी। और अगर हमारे इवन आते हैं नंबर ऑफ वंस, ठीक है, तो होते हैं हमारी इवन पैरिटी। तो इस केस में हम लोग वंस को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे पास वंस है एंड 5 इज एन ऑड नंबर, देन वी विल रिटर्न इट इज़ वी विल गेट एज अ ऑड पैरिटी। दैट मीन्स ये बाइनरी नंबर का जो पैरिटी रहेगा वो रहेगा ऑड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73, डेटा कैन बी चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड बाय यूजिंग, डेटा को हम लोग स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग अ शिफ्ट रजिस्टर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट कैन बी मेड यूजिंग, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हम लोग लॉजिक गेट्स को यूज करके फॉर्म कर सकते हैं। एंड हियर इन केस ऑफ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसको अगर ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो वो हम लोग IC 555 से लेके फॉर्म कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना होगा अस्टेबल और मोनोस्टेबल। मोनोस्टेबल में क्या रहता है, ठीक है, सिर्फ एक ही स्टेबल स्टेट रहती है, एक ही इसमें मोनो दैट मीन्स एक होता है सिंगल, मोनोस्टेबल में आप ध्यान में रख सकते हैं एक ही स्टेबल स्टेट रहती है। अस्टेबल में हमारे पास में 0 स्टेबल स्टेट रहती है, कोई भी नहीं रहती है। बाइस्टेबल में हमारे पास में 2 स्टेबल स्टेट रहती है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। मेनली मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हम लोग एज अ टाइमर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ टाइमर भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। बाइस्टेबल और अस्टेबल हम लोग, देखिए अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हम लोग क्या है, एज अ स्क्वायर वेव जनरेटर करके भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हमें बनाना है तो हम लोग उसको लॉजिक गेट से भी फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75, इन अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम द स्टैक इज ऑलवेज इन, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में जो स्टैक रहता है वो हमारा रैम में रहता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्लैग्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज, जो हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर 8085 का सेशन है, काफ़ी पॉपुलर सेशन है, उसमें हमने सारे कवर अप किए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वो आप जाके देखिएगा। कितने फ्लैग्स रहते हैं 8085 में, उसमें रहते हैं हमारे 5। उसी का एक स्लाइड मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 5 फ्लैग्स मतलब क्या, वो स्टेटस हमें बताते हैं, ठीक है, हमारे माइक्रो प्रोसेसर का। यह होता है हमारा साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और ये हमारा कैरी फ्लैग आता है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे 1 आता है या 0 आता है, इसके अकॉर्डिंग हमें स्टेटस पता चलता है इसका, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का। ये आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, फॉर अ 12 बिट A to D कन्वर्टर द रेंज ऑफ इनपुट सिग्नल इज 1 to 10 वोल्ट, ठीक है। द वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू 1 LSB विल बी, हमें क्या पूछा गया, 12 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, तो रेंज ऑफ इनपुट सिग्नल है हमारे 0 से लेकर 10 वोल्ट तक, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा कितना रहेगा हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो रेजोल्यूशन हम लोग जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स का हम लोग एक फार्मूला से पता कर सकते हैं, वो है R = VFS अपॉन (2n-1). VFS विल बी, देखिए n क्या हो गया यहाँ पे, ये n हो गया हमारा रेजोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया, ये रेजोल्यूशन जिसका वैल्यू है हमारा 12 बिट, ठीक है। और VFS विल बी 10 वोल्ट, ठीक है। इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 10/2 यहाँ पे 12-1। इसको आप सॉल्व कर लेते तो यू विल गेट अराउंड 0.0024 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, इसको आपको सॉल्व करने का, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। मिनिमम नंबर ऑफ पिन्स रिक्वायर्ड इन एन IC विद 4 इनपुट गेट्स इज व्हाट। आप इसको डिस्कस करिएगा कमेंट सेक्शन में, नहीं आया तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इसका आंसर आपको मार्क कर दूंगा या फिर आपको टेलीग्राम पे इसका इमेज पोस्ट कर दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए इन्वर्टर। देखिए इसमें से आपको पता होना चाहिए NAND और NOR जो है ये हमारे यूनिवर्सल गेट है, दीज आर द यूनिवर्सल गेट, ठीक है। एंड XOR से भी हम लोग इस इन्वर्टर को फॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, हम लोग एंड गेट को मिलाते हुए नैंड इन्वर्टर को डेवलप नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। इफ द आयन कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस्ड बाय एन एयर कोर, ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इफ एन आयर कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस्ड बाय एन एयर कोर देन द हिस्टेरिसिस लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर विल बी व्हाट। तो ये तो हमारे जीरो हो जाएगा गाइस, क्योंकि मैंने आपको हिस्टेरिसिस लूप के एक सेशन में बताया था आयन कोर, ये जो कोर है हमारा आयन का, ठीक है, जिसके ऊपर वाइंडिंग रहती है, ओके, ये वाइंडिंग्स, अगर ये वाइंडिंग्स हमने डायरेक्टली ऐसे लगा दिया तो यहाँ पे हिस्टेरिसिस लॉसेस जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता था हिस्टेरिसिस लूप में ये जो कोर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हिस्टेरिसिस लॉस में। इफ़ यू यूज़ एयर कोर, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हिस्टेरिसिस यहाँ पे जो कर्व है यहाँ पे आ जाता है BH कर्व में, ठीक है, BH कर्व में। मैं आपको बताया था 13 से 14 मिनट का सेशन है, इंपॉर्टेंट है, जाके देखिए। अगर नए स्टूडेंट्स होंगे तो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके लिंक नहीं मिल लेंगे, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हूँ ऑलरेडी, अगर नहीं मिल रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पर्सनली मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इंपॉर्टेंट है, जाके देखिएगा ये फॉर्म कैसे होता है, ये BH कर्व क्यों इस तरीके से दिखता है, क्यों ऐसा सर्कल क्यों नहीं होता है, या फिर ये जो इंटरव्यू में भी आपको काफ़ी कवर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और BH कर्व और वैसे भी आपको ये पता होना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अगर आपको BH कर्व पता रहता था, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते थे, विच इज जीरो। अगर एयर कोर अगर हमने यूज किया तो हिस्टेरिसिस लॉसेस वहाँ पे जीरो हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। ट्रांसफार्मर कोर लैमिनेशन आर कोटेड विद अ एनामल लेयर इन ऑर्डर टू डैश। ट्रांसफार्मर कोर के लैमिनेशन हम लोग कोट करके रखते हैं इनेमल लेयर के साथ में, सो दैट हम लोग उसको इंसुलेट कर सके एक दूसरे के साथ में, ठीक है, टू इंसुलेट लैमिनेशन फ्रॉम ईच अदर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग आर यूज इन अ कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। आपको पता है दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, कोर एंड शेल। कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ जो वाइंडिंग हम लोग यूज़ करते हैं कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में, उस केस में जो है हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग जो है, ठीक है, वो हम लोग नियर टू कोर रखते हैं, लो वोल्टेज, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, लो वोल्टेज, क्योंकि हम लोग कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन और साइज ऑफ ट्रांसफार्मर को हम लोग कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है अगर हम लोग प्लेस करते हैं नियर टू कोर, इस केस में इंसुलेशन जो है वो काफ़ी थिक लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, और उसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा इस तरीके से। Then the next question is question number 83. The winding used in a three-phase shell type of transformer. Three-phase shell type of transformer में हम लोग कौन सी टाइप की वाइंडिंग यूज़ करते हैं? मैंने आपको थियोरेटिकल जो हमारा सेशन है इस ट्रांसफार्मर की थियोरी सेशन मैंने 3 ले चुका है ऑलरेडी, काफ़ी इंपॉर्टेंट से। ये आपको मेनली कोर टाइप ऑफ शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर का एक सेशन है, वो आप जाके देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें मैंने कवर की। उसमें आपको मैंने बताया था 3-phase शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में हम लोग सैंडविच टाइप ऑफ जो वाइंडिंग है वो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में हम लोग सैंडविच टाइप ऑफ, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये हम लोग वाइंडिंग इस तरीके से यूज़ करते हैं। Then the next question is question number 84. In which transformer tertiary winding is used? कौन से ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस में टर्शरी वाइंडिंग हम लोग यूज़ करते हैं? देखिए टर्शरी वाइंडिंग का एक यूज़ क्या होता है, ठीक है, ये यूज़ करते हैं हम लोग सप्लाई करने के लिए ऑक्सिलरीज, ठीक है, ये जो वोल्टेज डिफरेंट रहता है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग से, इस केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और मेनली ये जो टर्शरी वाइंडिंग हम लोग स्टार टू स्टार, ये स्टार में इसका करेक्ट आंसर, हालांकि ऑप्शन सी है स्टार, इसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारा डेल्टा टर्शरी वाइंडिंग रहता है। कुछ मैं आपको यहाँ पे इमेज में दिखा देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे वाइंडिंग रहता है। ये क्या करता है, इसके जो न्यूट्रल्स है इसको स्टेबल रखता है गाइस, ठीक है, इसके जो न्यूट्रल्स रहते हैं प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग्स के, ये न्यूट्रल रहते हैं, यहाँ पे उसको शिफ्ट नहीं होने देता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे लोड अनबैलेंस हो जाता है हर एक फेज पे, उसके कारण ये काफ़ी भरा होता है, न्यूट्रल शिफ्टिंग करके फिनोमिना होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, जिसके कारण अनबैलेंस काफ़ी सारे डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। तो मेनली ये टर्शरी वाइंडिंग ये स्टार कनेक्शन में हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। तो 2 ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन अ पैरेलल विल शेयर, सेम क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा था गाइस। 2 ट्रांसफार्मर अगर हम लोग पैरेलल में ऑपरेट कर रहे होंगे तो वो उसके ऊपर का जो लोड है वो किस तरीके से शेयर करेंगे, वो डिपेंड करता है उसके पर यूनिट इम्पीडेंस पे, उसके डिपेंड करता है उसके पर यूनिट इम्पीडेंस पे, ध्यान में रखना होगा। रेटिंग्स पे, लीकेज रिएक्टेंस इफिशिएंसी पे वो नहीं डिपेंड करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पर यूनिट लीकेज इम्पीडेंस जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका ये जो है लोड वो शेयर होगा, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज इज 2:1, द सेविंग इन टर्म्स ऑफ अ वेट ऑफ अ कॉपर रिक्वायर्ड इफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अगर हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ना यूज़ करते हुए ऑटो ट्रांसफार्मर अगर हम लोग यूज़ करते, इसका रेशियो है जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का 2:1, तो हमारा कितना सेविंग होगा कॉपर में। मैंने आपको बताया था के का रेशियो क्या होता है गाइस, ये होता है V2/V1 इज इक्वल्स टू I1/I2 इक्वल्स टू N2/N1। रेशियो कितना है प्राइमरी और सीक्यू का सेकेंडरी का, प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है, क्योंकि इसका इन्वर्ट हो जाएगा। और रेशियो हमारा कितना सेविंग रहता है, ठीक है, जो टू स्टेप, देखिए इस केस में हमारा सेविंग ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हमारा वाइंडिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है, वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो वो कितना है हमारा, ठीक है, वो हमारा हाफ हो जाएगा, ठीक है, वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो दैट मीन्स हाफ हो गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन करूंगा नेक्स्ट सेशंस में आने वाले, ठीक है। तो ये आपको वेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जो भी सेविंग होता है 1 - k टाइम्स ऑफ फैक्टर ये कब होता है, ये भी आपको पढ़ के जाना होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, इन अ डीसी मोटर द विंडेज लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, डीसी मोटर में विंडेज लॉस वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वो होता है स्क्वायर ऑफ आर्मेचर स्पीड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। विंडेज लॉस जो किसके कारण होता है, ड्यू टू एयर रोटेटिंग इन कॉइल्स ऑफ अ मशीन, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है। और एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। एडी करंट लॉसेस जो होता है वो होता है स्क्वायर ऑफ स्पीड, ध्यान में रखना होगा, स्क्वायर ऑफ स्पीड आपको ध्यान में रखना होगा। और विंडेज लॉसेस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आर्मेचर स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट आर स्लॉट वेजेस इन अ डीसी मशीन मेड अप ऑफ, ठीक है। हालांकि इसका इंग्लिश जो स्टेटमेंट भी उन्होंने मेंशन किया, आई डोंट थिंक इस अप्रोप्रिएट है, ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। व्हाट आर स्लॉट वेजेस इन अ डीसी मशीन मेड अप ऑफ, ठीक है। तो स्लॉट वेजेस जो है हमारे डीसी मशीन में हम लोग सिलिकॉन स्टील के इस्तेमाल करते हैं। आपको रियलिटी में किस तरीके से दिखते हैं, ये होते हैं स्लॉट वेजेस, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील, आपको ध्यान में रखना होगा, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको इमेज मेंशन की, ठीक है। स्लॉट वेजेस जो है हमारे एयर गैप को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। स्लॉट वेजेस आर यूज टू रिड्यूस एयर गैप फ्लक्स सो दैट हमारा आर्मेचर रिएक्शन को कंट्रोल यहाँ पे रेगुलेट कर सके, और ये हम लोग सिलिकॉन स्टील से बनाए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89, अ 4-पोल जनरेटर विद 16 कॉइल्स हैज अ 2-लेयर लैप वाइंडिंग, द पोल पिच इज व्हाट, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हमारे पास में 16 है गाइस, ठीक है। जो हमारी दो डबल लेयर वाइंडिंग होने के कारण, 2-लेयर लैप वाइंडिंग होने के कारण टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हो जाएंगे, 2 × 16 विल बी 32, सिंपल है, ठीक है। और इस केस में पोल पिच क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं हमारे पास में 32, और नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 4 पोल्स है, ठीक है। 32 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 8। Option C will be correct answer in this case. Then the next question is question number 90. Same question कवर कर रहा था। The dummy coil in a DC machine are useful to. Dummy coil जो रहते हैं DC मशीन में वो मैकेनिकल बैलेंस मेंटेन करती है आर्मेचर का, ठीक है। डमी कॉइल उसका वो कोई भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, बट वो सिर्फ डमी है, दैट मीन्स वो कोई भी पार्टिसिपेट एक्टिव काम उसमें नहीं करे, सिर्फ वहाँ पे मैकेनिकल बैलेंस करने के लिए इसको हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें कॉमन से क्वेश्चंस लग रहे हैं, जो गाइस हमने काफ़ी नॉर्मल से हमारे सेशंस में कवर अप कराए थे। सेम एज दिस पेपर आपको देखने को मिला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगर ये हमने जितने भी अभी तक के सेशंस इंपॉर्टेंट मैंने आपको कवर कराए, उतने भी अगर आप इस पेपर के लिए देखे गए होंगे तो आपका पेपर आसानी से क्लियर हो सकता है, ठीक है। इतने क्वेश्चन हम लोग कॉन्फिडेंटली ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 91, इंटरपोल्स इन अ डीसी मशीन हैव अ टेपरिंग शेप्स इन ऑर्डर टू। इंटरपोल्स का जो है डीसी मशीन में टेपरिंग शेप रहता है, वो क्यों होता है, टू रिड्यूस द सैचुरेशन एट अ इंटरपोल्स पे होने वाला सैचुरेशन को कम करने के लिए टेपरिंग शेप रहता है इस इंटरपोल्स का, जहाँ पे जो डीसी मशीन में हम लोग यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then there is a next question which is question number 92. A 3-phase 4-pole squirrel cage motor has a 36 stator and 28 rotor slot. The number of phases in a rotor will be what? ठीक है, तो रोटर इसके नंबर ऑफ phases in a rotor slot, number of phases in a rotor will be what? ठीक है, रोटर स्लॉट कितने हमारे पास में, ठीक है, वो है हमारे पास में 28, ठीक है। और नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, वी हैव 4 पोल्स, ठीक है, 7। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 7 नंबर ऑफ फेजेस विल बी इन द रोटर,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 3-phase इंडक्शन मोटर विद अ रोटर सर्किट ओपन विल व्हाट। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। अगर आपको पता है रोटर सर्किट में क्या होता है, वाइंडिंग्स होती है, ठीक है, या तो वो शॉर्ट सर्किटेड कॉपर बार्स रहते हैं। अनलेस एंड अनटिल वो शॉर्ट सर्किटेड कॉपर बार ना हो या फिर वाइंडिंग वो एंड टू एंड कनेक्टेड ना हो, उसमें फ्लक्स सेटअप नहीं होगे, और इस फ्लक्स सेटअप ना होने के कारण वो रोटर रन नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा। तो ध्यान में रखना होगा, अगर हमारा 3-phase इंडक्शन मोटर में रोटर सर्किट ओपन है तो इट विल नॉट रन, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, द स्लिप ऑफ 400 वोल्ट 3-phase 4-pole 50 हर्ट्ज मशीन रनिंग एट 1460 आरपीएम इज डैश। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको स्लिप पता है, स्लिप क्या होता है, ठीक है, स्लिप होता है डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड, ठीक है। तो आपको पता है 4-pole के लिए 50 हर्ट्ज के लिए सिंक्रोनस स्पीड कितना होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। NS इज इक्वल टू क्या होता है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय P। 120 कितना है, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और पोल्स है, नंबर ऑफ पोल्स 4, ठीक है। तो 3 30 इंटू 50, 3 5 15, और ये 2 0 यहाँ पे आ गया। 1500 आरपीएम हमारा सिंक्रोनस स्पीड आ गया, करेक्ट। 1500 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड होने के बाद भी ये रोटर रन हो रहा है 1440 आरपीएम पे। तो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 60 आरपीएम। हालांकि इसका फॉर्मूला है, डायरेक्टली बता देता हूँ। 60 आरपीएम का डिफरेंस आ रहा है कितने पे, 1500 आरपीएम, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल होता है, मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर हम लोग कर ले तो ये भी यहाँ पे 0 कैंसिल होता है। 60 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है, 60 डिवाइडेड बाय 15 इट विल बी 4% विल बी द स्लिप। दैट मीन्स अगर आप निकालते तो 0.04% 0.04 परसेंटेज का इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, स्लिप ऑफ द मोटर विल बी 0. या फिर 4% हम लोग कह सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर इनसाइड अ बॉयलर फर्नेस। बॉयलर फर्नेस के अंदर आपको पता है उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, ओके। उसको हम लोग डेयरी के लिए कोई ट्रांसड्यूसर लगा के हम लोग जनरली नहीं मेजर करते हैं, ठीक है, और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग ऑप्टिकल पायरोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। आपको कुछ इमेज में इस तरीके से देखने को मिलता है। ये ऑप्टिकल पायरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम लोग बॉयलर के अंदर, बॉयलर फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एज वेल एज रिसीविंग द अकोस्टिक एनर्जी इन अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। इसमें से कौन सा ट्रांसड्यूसर जो है वो हम लोग अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर के अंदर ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए अकोस्टिक एनर्जी को यूज करते हैं। तो वो है हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए हम लोग LVDT यूज करते हैं। LVDT का फुल फॉर्म ही है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, ठीक है। एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। ये कुछ जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट रहती है फ्यू मिलीमीटर्स या फिर मिलीमीटर्स की, ठीक है, स्मॉल मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट, इसको ये हमारा डिटेक्ट कर लेता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। विच एम्पलीफायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर। इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर के अंदर हम लोग कौन सा एम्पलीफायर यूज करते हैं, तो वी यूज जनरली डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। इंडक्टेंस इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज। मैंने आपको ये क्वेश्चन काफ़ी बार कवर करा है, मैंने आपको हर बार हर एक सेशन में कवर कराता हूँ कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। इसके लिए मैंने एक टेबल भी आपको प्रोवाइड किया था। इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग कौन सा ब्रिज यूज़ करते हैं, तो हम लोग मैक्सवेल ब्रिज जो है ये यूज़ करते हैं इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए। देखिए वेन ब्रिज जो है, ओके, ये हम लोग कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। शेयरिंग ब्रिज जो है ये भी हम लोग कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये जो मैक्सवेल ब्रिज है इट इज़ यूज्ड फॉर मेनली इंडक्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। इसके भी डिफरेंट इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए हालांकि मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज भी आता है, हेज ब्रिज भी आता है, एंडरसन्स भी आता है, ओवंस ब्रिज भी आता है, ठीक है। हेवीसाइड्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज आता है, और एक कैम्पबेल करके भी आता है। ये आप डिफरेंट मैंने एक टेबल भी आपको प्रोवाइड किया था। ये आप अच्छी तरीके से उसको अगर पढ़ना, अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसको पढ़ लेना प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 100। विच सिग्नल विल बिकम जीरो व्हेन द फीडबैक सिग्नल एंड द रेफरेंस सिग्नल आर इक्वल। इसमें से कौन सा सिग्नल जीरो हो जाएगा जब हमारा फीडबैक सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल वो जीरो वो इक्वल रहेगा, ठीक है। तो वो तो सिंपल है, एक्चुएटिंग सिग्नल। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। एक्चुएटिंग सिग्नल ही क्या होता है, वो डिफरेंस होता है बिटवीन फीडबैक सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल, ठीक है। ये हमारा जीरो हो जाएगा अगर ये हमारे दोनों भी इक्वल हो जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 101। A transistor amplifier with 85% efficiency is likely to be 85% efficiency वाला हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा है, ठीक है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर। एम्पलीफायर किससे बनाया जाता है, ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इट विल बी
क्लास सी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका ये जो चार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। क्लास ए एम्पलीफायर के ऑपरेटिंग साइकिल है 360 डिग्री, हालांकि उसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम रहती है, बिटवीन 25 टू 50। क्लास बी का ऑपरेटिंग साइकिल है 180 डिग्री, बट इसकी एफिशिएंसी 78.5, ये डेफिनेट एग्जामिनेशन पूछा आता है। क्लास सी में लेस देन 180 डिग्री, लेकिन इसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट हाई रहती है एज कम्पेयर टू द ए एंड बी। एंड क्लास ए बी हैज़ अ एफिशिएंसी बिटवीन 50% टू 78.5%। ओके, और ये कितने साइकिल के लिए कंडक्ट करता है ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और क्लास सी में सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन रहते हैं और क्लास ए में जो डिस्टॉर्शन है दीज आर एब्सेंट, तो ये आपको ध्यान में रखना हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 102, विच क्लास ऑफ एम्पलीफायर हैज़ अ लोवेस्ट एफिशिएंसी। अभी मैंने आपको बताया था इसमें से कौन से क्लास ऑफ एम्पलीफायर का लोवेस्ट एफिशिएंसी रहता है, तो वो है होगा हमारा क्लास ए, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट 360 डिग्री के लिए ऑपरेटिंग साइकिल इसका और इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। दैट मीन्स क्लास ए का जो एम्पलीफायर है उसकी लोवेस्ट एफिशिएंसी रहती है। Next question is question number 103. डिस्टॉर्शन फैक्टर इज नियरली व्हाट। आई डोंट गेट दिस क्वेश्चन कि मुझे कुछ समझ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर हमें देखने को मिला था डिस्टॉर्शन फैक्टर इज नियरली व्हाट, दैट मीन्स ये आई गेस ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन हमें लगा। अगर आपको इसका कंप्लीट क्वेश्चन अगर आपके पास किसी के पास होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बट डिस्टॉर्शन फैक्टर किस चीज़ का पूछा गया है यहाँ पे इनकम्प्लीट सा है, तो आप इसको अभी के लिए स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसको डिस्कस करना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर किसी के पास एक्चुअल इसका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, विल डिस्कस दिस लेटर ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने आपको पीजीसीएल के मॉक टेस्ट में भी कवर किया था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला है। अ ट्रायक इज व्हाट, ट्रायक जो है हमारा 3 टर्मिनल का बाय डायरेक्शनल स्विच होता है, आपको ध्यान में रखने का, और इसमें लेयर्स कितनी रहती है 4 लेयर, इट हैज़ अ 4 लेयर। 3 टर्मिनल्स कौन से, MT2, MT1 एंड गेट, दीज आर द 3 टर्मिनल एंड इट इज अ बाय डायरेक्शनल स्विच, दैट मीन्स ये हमारे बोथ डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। UJT व्हेन यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग एंड SCR हैज़ अ वेवफॉर्म डैश, ठीक है। UJT जब हम लोग ट्रिगरिंग के लिए यूज़ करते हैं SCR को, तो उसकी वेवफॉर्म कैसी होनी चाहिए, तो इट विल बी अ सॉ टूथ वेवफॉर्म, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी स्विचेस, यहाँ पे भी जो स्विचेस था ये भी मिसिंग था आई गेस वो क्वेश्चन में, बट यहाँ पे होना चाहिए हाउ मेनी स्विचेस आर यूज टू कंस्ट्रक्ट अ 3-फेज साइक्लो कन्वर्टर। काफ़ी सारे मिस्टेक्स हमें उस ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में लिखे, हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि वो जो आंसर कीज़ है वो थोड़ा डिफरेंट है और काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो गलत दिए गए, तो आप इसकी जानकारी रखिए और ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाउ मेनी स्विचेस आर यूज टू कंस्ट्रक्ट अ 3-फेज साइक्लो कन्वर्टर। 3-फेज साइक्लो कन्वर्टर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास 18 जो है स्विचेस की ज़रूरत रहती है। देखिए गाइस, एक सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर होता है कि ये तो आपको पता ही होगा, ये हमारा कांस्टेंट AC फ्रीक्वेंसी को हमारे वेरिएबल AC फ्रीक्वेंसी अनदर वेव फॉर्म में, ठीक है, वो ये कन्वर्ट करने के लिए इसको काम में आता है, ठीक है। तो इस केस में जो सिंगल फेज में जो डिवाइसेस होते हैं या फिर स्विचेस जो होते हैं वो होता है हमारे 8, ये आपको ध्यान में रखना होगा, इट शुड बी 8, ठीक है। 3 फेज 2 अगर हमारा सिंगल फेज है तो इस केस में हमारे पास में 6 + 6 12 होते हैं, और अगर हमारे पास 3 फेज 2 3 फेज है, यहाँ पे आप जिस तरीके से देख सकते हैं, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ स्विचेस दैट मीन्स ये SCR से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो दीज आर द 18, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी फॉलोइंग डेसिमल इज इक्वलेंट टू द बाइनरी, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा होगा इस, और अगर आपने इसके पहले कि अगर आपने सेशन नहीं देखा होगा मेरा, ठीक है, इसका 127 हालांकि आंसर आता है, सिंपल सा है, ये 1 को मल्टीप्लाई करें 2⁻0 प्लस 2⁻1 हर एक हिस्सों 2⁻2 3 4 5 6, तो आप सबके एडिशन करोगे तो यू विल गेट डेसिमल एज अ 127, काफ़ी सिंपल सा है, और आपको इसको होमवर्क करके एज अ सॉल्व करके देखना है। और अगर आपको नंबर कन्वर्जन सीखना होगा तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ, या आप जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सेशन है। इससे क्वेश्चन में आपको इसी क्वेश्चन पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसी बेस्ड आपको देखने को मिले, तो जैसे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल हो गया, डेसिमल टू बाइनरी, एनी बेस टू एनी बेस, कोई भी बेस में अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और अगर आपको पूछा गया कि बाइनरी में क्या होगा, ऑक्टल में क्या होगा, डेसिमल में, तो ये सारे मैंने आपको कन्वर्ट करने के लिए सिखा दिया। ये ऑलरेडी हमने कोचिफा चैनल पे अपलोड करके रखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा गाइस तो प्लीज़ जाके देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, और इसका होमवर्क करके भी मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द एनालॉग वोल्टेज टू 10 बाइनरी डेटा, ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो मैं क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, हालांकि क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, इंग्लिश के जो ग्रामेटिकल फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में एज इट इज देखा वो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया गाइस, ठीक है। तो बट आपको क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट में, दैट मीन उसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें से हम लोग एनालॉग वोल्टेज को 10 बिट या फिर बाइनरी डेटा में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो वो हम लोग एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल कन्वर्टर के द्वारा ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो हम लोग ये करते हैं बाय A to D कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग में इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर नीडेड फॉर 4 बिट काउंटर, 4 बिट काउंटर के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत रहेगी। देखिए 4 बिट काउंटर में काउंटिंग कहाँ से होती है, 0 से लेके 15 तक, ठीक है। दैट मीन्स हमें 4 बिट काउंटर को डिजाइन करने के लिए 4 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत रहेगी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, ये कंप्यूटर अवेयरनेस का यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन मेंशन कर दिया, ध्यान में रखिएगा। द डैश इज अल्ट्रावायलेट लाइट इरेजेबल एंड इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल व्हाट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा यहाँ पे एज इट इज मैंने मेंशन किया, हालांकि क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी फ्रेममेंट डिफरेंट होनी चाहिए थी, सो दैट स्टूडेंट इसको अच्छी तरीके से समझ सके। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है, EEPROM होता है बेसिकली गाइस। मैंने आपको कंप्यूटर अवेयरनेस की जो मैराथन है हमारे 1 लाख प्लस व्यूज़ हो चुके हैं हमारे जो कुछ पे जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो काफ़ी, अगर आपको एक कंप्यूटर अवेयरनेस को जानना होगा, ठीक है, अगर आपके एग्जामिनेशन के लिए पूछा जाता है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। 3 आवर्स के एक मैराथन है, इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर करी है। उसमें हमने ये भी आपको कवर कराया था कि वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलाटाइल क्या होती है। और ध्यान में रखना होगा गाइस, EEPROM जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। और ये क्या होता है, नॉन वोलाटाइल, दैट मीन्स जो उड़ नहीं जाती। अगर आपने सिस्टम को ऑफ कर दिया, ठीक है, तो आपका डेटा जो है एज इट इज रहता है। बट EEPROM में क्या होता है, इसको हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस से, ठीक है, ये टाइप ऑफ रोम है बेसिकली, ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। अगर हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज इसके ऊपर स्प्रेड अप करते हैं तो इस रोम के अंदर, ठीक है, इस रोम के अंदर हम लोग जो डेटा इंक्लूड किया गया उसको हम लोग इरेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, लेकिन हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द डैश इज अल्ट्रावायलेट लाइट इरेजेबल एंड इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल, यहाँ पे मेमोरी कुछ इंक्लूड करना चाहिए था, हमें ऐसा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 111, फ्लैग बिट इन अरिथमेटिक यूनिट प्रोवाइड्स, ठीक है। फ्लैग बिट्स इन अरिथमेटिक यूनिट्स क्या है, फ्लैग्स हमें क्या बताता है, स्टेटस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द परसेंटेज रिजोल्यूशन ऑफ अ 12 बिट VCD डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। परसेंटेज रिजोल्यूशन बोला गया। रिजोल्यूशन क्या होता है, मेनली एक स्मॉलेस्ट चेंज होता है बिटवीन एनालॉग आउटपुट और वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन आउटपुट, ठीक है। तो परसेंटेज रेगुलेशन का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, परसेंटेज R इट विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, 1 अपॉन, यहाँ पे V वोल्ट्स के लिए बोला गया, ठीक है। तो हम लोग एक परसेंटेज चेंज 1 वोल्ट यहाँ पे कंसिडर करके, ठीक है, ये आपको मैं इस तरीके से बता देता हूँ, ठीक है, 1 अपॉन 2⁻n-1 वोल्ट होता है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज रिजोल्यूशन चेंज बोला गया है गाइस, तो आपको ध्यान में रखना होगा। इसका काफ़ी जो आंसर है ये दोनों भी ऑप्शंस के एक्यूरेट आते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैं आपको बताता हूँ। 1/2 कितने बिट है, 12 बिट, 2⁻12-1, इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर यहाँ पे उन्होंने पूछा, ठीक है। तो वो आता है हमारा 0.0442%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, 1/2 इस तरीके से इसको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट्स आर यूज्ड फॉर अ हाई स्पीड डिजिटल प्रोसेसिंग। हाई स्पीड डिजिटल प्रोसेसिंग के लिए हम लोग इसमें से कौन से लॉजिक सर्किट को जनरली यूज़ करते हैं, तो वी यूज़ इमिटर कपल्ड लॉजिक, जिसको हम लोग ECL भी करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ECL इज व्हाट, इमिटर कपल लॉजिक, और अभी तक के फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली अभी तक हमारे पास प्रेजेंट है। CMOS का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, काफ़ी कबार TTL का पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। थोड़ा सा कंप्यूटर अवेयरनेस का पोर्शन जाता है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो फिर भी आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 114, द रजिस्टर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। जो एक रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर चाहिए था आई गेस, ठीक है, ये रजिस्टर यहाँ पे मेंशन किया गया, एज इट इज यहाँ पे टाइप करने में आ गया। विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, तो ये हमारा प्रोग्राम काउंटर। ये प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो रहती है उसका एड्रेस ये स्टोर करता है, होल्ड करता है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन को वो होल्ड करता है जो एग्जीक्यूट होने वाली है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 115। मैंने ये आपको सारे जो करेक्शंस है इस क्वेश्चन में ये एज इट इसलिए रखे क्योंकि आपको मैं बता सकूँ, ठीक है, हमने करेक्ट करके नहीं आपको प्रेजेंट किए, ठीक है। In 8085 microprocessor, the address bus is 16-bit wide. The memory which can be accessed by this address bus will be what? ठीक है, एक Intel 8085 माइक्रोप्रोसेसर में एड्रेस बस अगर हमारी 16-bit वाइड होती है, एड्रेस बस कौन सी होती है गाइस, आपको पता है A0 से लेके A15 तक होती है, ठीक है। द मेमोरी विच कैन बी एक्सेस बाय दिस एड्रेस बस, तो कितना मेमोरी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसके द्वारा, तो 2⁻16, दैट मीन्स 2⁻16 विल बी 64K बाइट्स, ठीक है, किलोबाइट्स हम लोग मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 116। इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन द करंट थ्रू द जंक्शन इंक्रीजेस अब्रप्टली एट। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में मैंने आपको बताया था कि ब्रेकडाउन वोल्टेज जब भी होता है तब उसका जो करंट है, ठीक है, रिवर्स करंट, वो हमारा काफ़ी एब्रप्टली इंक्रीज होता है। एब्रप्टली मतलब होता है कि एकदम सडन इंक्रीज, ठीक है, ये यहाँ पे जो होता है, दिस इज द वी कैन से द ब्रेकडाउन वोल्टेज अराउंड -50 वोल्ट, ये हमारा रिवर्स बायस वोल्टेज है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे डायोड कंसिडर किया, ठीक है, इफ़ यू कंसिडर लाइक पॉजिटिव हियर एंड नेगेटिव हियर, दैट मीन्स ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस, करेक्ट। और अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये हो गया हमारा रिवर्स बायस। तो इस रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम लोग एक सर्टन लेवल के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करें तो वहाँ पे ब्रेकडाउन ऑकरेंस होता है, ठीक है। हालांकि इसकी 2-3 डिफरेंट टाइप्स हैं, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज होने के बाद ही इसका जो करंट है वो सडनली हमारा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस पे देख सकते हो, इट इज मेंशन एज करंट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 117। सिग्नल डायोड के लिए पीआईवी रेटिंग क्या होती है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ओके। तो वो होती है अराउंड 30 वोल्ट से लेके 150 वोल्ट्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन डायोड। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, 0.7 वोल्ट, ठीक है। 0.7 वोल्ट जो है हमारा सिलिकॉन डायोड के लिए होता है, और जर्मेनियम डायोड के लिए इट शुड बी 0.3 वोल्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 119। फॉर अ हार्टली ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एफ इज गिवन बाय, तो फ्रीक्वेंसी एफ इज गिवन बाय फॉर अ हार्टली ऑसिलेटर इज 1/2 π√LC। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्या। तो ये थे गाइस हमारे 119 क्वेश्चन कंप्लीटली अभी तक के। पार्ट 1 में हमने 30 मिला के, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन 119 तक ही यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था, 120 भी नहीं थे वो कंप्लीटली। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको HPC SSC के एग्जामिनेशन में देखने को मिले हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में होगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने हमारे PGCL की मॉक टेस्ट अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो प्लीज़ अटेम्प्ट करिएगा। सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ आप जाके अटेम्प्ट करिएगा, काफ़ी यूजफुल रहेगी आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।